Hello students, welcome to my channel. Today we are going to cover the part 4th of chapter number 4th agriculture. ठीक है, this is today we are going to cover the food crops and other grains. ठीक है, last time in the last video in the part 3rd we already covered the major crops. Today we are going to cover the some other food crops and other grains crops. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट शुगर केन. ठीक है, शुगर केन यानी गन्ना. ठीक है, गन्ने की खेती किस तरीके की होती है, जोग्राफिकल कंडीशंस किस तरीके की होती हैं, शुगर केन की यूजेस क्या हैं और प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता ही है शुगर केन जो है नॉर्थ पार्ट में भी यानी कि यूपी में भी बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. देखो, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन आफ्टर द ब्राज़ील. तो शुगर केन में नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील. और सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया. ठीक है, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन. ठीक है, तो क्या जोग्राफिकल कंडीशंस हैं इसकी, उसको समझते हैं. देखो, जोग्राफिकल कंडीशंस ये कहती हैं कि जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में भी उगाई जा सकती है और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ये उगाई जा सकती है. ठीक है, देखो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे देखो. तो ये है हमारा अर्थ और इसके ये वाला जो पार्ट होता है ये टेम्परेट जोन होता है. फिर उसके बाद ये हमारा टेम्परेट जोन होता है. वैसे ये फिर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन. ठीक है, ये इस तरीके से होता है. अब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, जैसे ये है ये इक्वेटर है. इक्वेटर के बाद यहाँ पर और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आता है. तो जो ये वाला एरिया होता है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल जोन. और इसके ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला कहलाता है हमारा सब ट्रॉपिकल जोन. तो जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप कहलाती है, यानी कि वो सब जगह उगाई जा सकती है, ट्रॉपिकल रीजन में भी और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस. ठीक है, तो ये हॉट यानी गर्म और ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होती हैं. टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है इसकी 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक. और एनुअल रेनफॉल जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक. तो इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा है. 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, जहाँ पर अच्छी बारिश होती है वहीं पर ये उगाई जा सकती है. ठीक है, तो जहाँ पर भी लो रेनफॉल होगी, तो आपको पता ही है कि आजकल क्या हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर जहाँ पर लो रेनफॉल है. तो वहाँ पर क्या होगा, ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाएगा या कैनाल इरिगेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, जो कि हमने लास्ट पार्ट में भी समझा था. इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स. तो शुगर केन को किसी भी वेराइटी ऑफ सॉइल पे उगाया जा सकता है. नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. इसमें मैनुअल लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, हाथ से काम बहुत ज़्यादा होता है. मैनुअल का क्या मतलब होता है, हाथ से काम हो रहा है. ठीक है, ठीक है, तो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक इसमें बहुत ज़्यादा हाथ से काम होता है. ठीक है, मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है. यूजेस क्या है इसके, इट्स मेन सोर्स ऑफ शुगर. शुगर का मेन सोर्स है क्या, शुगर केन. ठीक है, तो गन्ने से बनता है शुगर, गुड़, खांडसरी और मोलेसिस, सीरा. तो ये भी एक तरीके से देखो, खांडसरी तो कुछ चीनी जैसी होती है. ठीक है, और सीरा भी कुछ शक्कर टाइप होता है. ठीक है, गुड़ टाइप ही होता है. ठीक है, तो सारी ये मीठी चीज़ें हैं. ठीक है, और सर्च कर लेना तुम खांडसरी क्या होता है. तो ऐसी होती है जैसे चीनी होती है वैसी होती है, लेकिन थोड़ा सा कलर अलग होता है उसका. ठीक है, हल्की मीठी होती है और वो, तो इससे ये चीज़ें बनती हैं, यानी गुड़ बनता है, शुगर बनती है, खांडसरी बनती है और मोलेसिस बनता है. प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तुम जानते ही हो उत्तर प्रदेश. ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. तो देखो 3-4 स्टेट्स तो तुम्हें पता ही है कि नॉर्थ वाले हैं ही. कौन कौन से,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी ये शुगर केन उगाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड ग्रेन्स या अदर ग्रेन्स जो हैं। ग्रेन्स क्या होते हैं? बीज होते हैं, ठीक है। ग्रेन्स को बोलते हैं बीज, एक तरीके के बीज ही होते हैं, ठीक है। दानेदार बोला जाता है, एक्चुअली ग्रेन्स को बोला जाता है दाना, ठीक है। तो सीड्स अलग होती हैं थोड़ी सी, लेकिन ग्रेन भी सेम ही होता है, ग्रेन को भी दाना बोला जाता है। तो सेकेंड फूड क्रॉप या अदर ग्रेन्स में कौन आता है? ऑयल सीड्स। तो इंडिया में ऑयल सीड्स भी उगाई जाती हैं बहुत ज़्यादा। ऑयल सीड्स क्या होता है? यानी बीजों से तेल बनाया जाता है, ठीक है। बीजों को पीस कर तेल बनाना, ठीक है। तो उनको बोला जाता है ऑयल सीड्स, ठीक है। जैसे कि तुम अगर कोई भी तेल खरीद के लाते हो जो एडिबल ऑयल होता है, वो सारा जो है सीड से बनता है, ठीक है। आज मैं भी तुम्हें समझा दूंगा कि कौन कौन से ये हैं। जैसे कौन कौन सी मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर। तो ऑयल सीड जो बेसिकली कौन कौन सी होती है? ग्राउंडनट होता है, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, ठीक है, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स और सनफ्लावर। तो ये सारे जो हैं ये सीड्स होती हैं जिससे ऑयल मिलता है, ठीक है, जो कि एडिबल ऑयल होता है, खाने लायक ऑयल होता है। जो लोग हम जो रिफाइंड कहते हैं ना, वो बेसिकली इन सारे सीड से ही ऑयल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिखाए रखे हैं। कस्टर्ड सीड इस तरीके का होता है, ग्राउंडनट तो तुम्हें पता ही है, मूंगफली का दाना। यहाँ पर जत्रोपा सीड्स इस तरीके के होते हैं, कलौंजी इस तरीके की होती है, मस्टर्ड सीड होते हैं, सरसों, ठीक है, सरसों के दाने होते हैं। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स हैं, सीसम सीड्स हैं। सीसम भी दो तरीके की होती है, एक ही ऐसी होती है और एक वाइट कलर की होती है, ठीक है। सोयाबीन सीड्स होती हैं, सनफ्लावर सीड्स तो हैं ही, ठीक है। ये है सैफ्लावर भी है, एक सैफ्लावर था ये, ठीक है। तो इस तरीके के सीड्स होते हैं, इन्हें क्या करते हैं? पीसते हैं और उससे ऑयल निकल आता है और उस ऑयल को खाया जाता है या रिफाइंड की तरीके से यूज़ किया जाता है फ्राई करने के लिए, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी सीड्स कहाँ किस तरीके की सीड्स होती हैं। जैसे लिन सीड्स या मस्टर्ड सीड जो होती है वो रबी क्रॉप होती हैं, याद रख लेना। लिन सीड और जो देखो लिन सीड मैंने यहाँ पर बताया था, अलसी का बीज कहा जाता है इसे, ठीक है। तो लिन सीड और मस्टर्ड यानी सरसों का तेल रबी क्रॉप होती हैं। ये लिन सीड और मस्टर्ड रबी क्रॉप होती हैं। उसके बाद सीसम, और सीसम क्या है? खरीफ क्रॉप है। नॉर्थ के अंदर सीसम जो होती है वो खरीफ क्रॉप होती है। रबी क्रॉप और साउथ में इसे रबी क्रॉप कहा जाता है, मतलब सीज़न अलग अलग है उगाने का। देखो खरीफ क्रॉप का और रबी क्रॉप जब भी लिखा जाए ना, तो इसका मतलब क्या होता है? सीज़न अलग अलग है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है और रबी क्रॉप कब उगाई जाती है। तो सीज़न अलग अलग होता है। नॉर्थ में सीज़न अलग होता है, मतलब बेसिकली सीसम को उगाने का सीज़न अलग अलग होता है नॉर्थ और साउथ के अंदर। कस्टर्ड सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो कस्टर्ड सीड जो है वो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों की तरह उगाई जा सकती है। ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंटेड फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो ग्राउंडनट है वो सबसे ज़्यादा उसका ही तेल निकाला जाता है, ठीक है। तो और वो खरीफ क्रॉप है और जितनी भी ऑयल सीड प्रोडक्शन होती है उसकी 50% जो है ग्राउंडनट की होती है। ग्राउंडनट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी मूंगफली का जो तेल निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। टोटल जो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन है उसकी 50% केवल ग्राउंडनट से होती है। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द टोटल कंट्री, ठीक है। तो जो ऑयल सीड्स हैं इसका व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है और 12% जितनी भी क्रॉप्ड एरिया है पूरे इंडिया का, यानी अगर 100% क्रॉप्ड एरिया है उसमें से 12% पे ऑयल सीड्स उगाई जाती हैं, ठीक है। इन 2006 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2016 के अंदर इंडिया जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का आफ्टर चाइना। चाइना नंबर 1 पे था, सेकेंड नंबर पे क्या था? इंडिया। द रेप सीड यानी कि सफ़ेद सरसों प्रोडक्शन इंडिया was the third largest producer in the world after Canada and China in 2016. 2016 में ही सफ़ेद सरसों को उगाने में इंडिया जो था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर कनाडा एंड चाइना। आफ्टर कनाडा एंड चाइना का क्या मतलब होता है? नंबर 1 पे कौन होगा? चाइना, दूसरे नंबर पे कनाडा और तीसरे नंबर पे इंडिया, ठीक है।
गुजरात was the largest producer of groundnut followed by राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 2016-17। तो ग्राउंडनट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, या सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, गुजरात 2016-17 के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान एंड थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 2016-17 में गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय द राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ऑयल सीड्स की, तो जैसे मैंने बताया खाने के लिए यूज़ किया जाता है, एडिबल ऑयल होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ दीज आर द एडिबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर इन ऑयल सीड्स को एज अ सोप या कॉस्मेटिक में भी यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट यानी लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो सोप में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, ऑइंटमेंट यानी लगाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। तो नंबर 1 पे कनाडा है, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टी प्रोडक्शन की, ठीक है। तो टी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है टी की। इन 2016 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो इंडिया जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। तो देखो, तो टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा होती है। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी कल्टीवेशन किसका एग्जाम्पल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। बहुत सारे एग्रीकल्चर के मेथड्स जब हमने टाइप ऑफ फार्मिंग की समझी थी, तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इंटेंसिव, प्रिमिटिव, ठीक है, और क्या था, कमर्शियल क्रॉप्स समझी थी। तो कमर्शियल क्रॉप्स का ही एक एग्जाम्पल होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है टी कल्टीवेशन, ठीक है। तो टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, जब सिंगल क्रॉप्स उगाई, सिर्फ एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है एक फील्ड पर, ठीक है, और वो किस लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी बेचने के लिए ही वो उगाई जाती है। तो टी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स। बेवरेज क्या होता है, जो कि पी जा सकती है, ठीक है। बेवरेज क्रॉप होती है जो कि पी यानी लोग पीते हैं उसे, ठीक है। तो टी इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप जो कि ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले टी कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उससे पहले चाय नहीं पी जाती थी इंडिया में। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय द इंडियंस। और जितने भी आज की डेट में टी प्लांटेशन होती हैं वो सारे इंडिया के लोगों ने ही ओन किए हुए हैं, ठीक है। देखो, इस तरीके की ये टी प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, उससे फिर इसको प्रोसेसिंग करके इस तरीके के बीज बना लिए जाते हैं और उससे फिर चाय बनती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस समझते हैं हम लोग कि सबसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस किस तरीके की होती हैं। टी प्लांट ग्रोज वेल इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जिस तरीके का शुगर केन में चाहिए था, सेम क्लाइमेट इसमें भी चाहिए होता है, टी में भी, ठीक है। इंडो विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो डीप और फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। रिच इन ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए यानी पानी का कंटेंट होना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मतलब होता है, देखो, जब ना पत्तियां टूट टूट के गिर जाती हैं और वो मिट्टी के साथ मिलने लग जाती हैं ना, तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनाती हैं। तो इस तरीके की सॉइल चाहिए उन्हें। तो क्लाइमेट कैसा रिक्वायर्ड होता है, तो वार्म क्लाइमेट रिक्वायर्ड होता है और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होता है। फ्रॉस्ट फ्री का मतलब होता है बर्फ़ ना जमे, ठीक है। तो मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वहाँ पर बर्फ़ ना जमती हो, इस तरीके का क्लाइमेट होता है। रेनफॉल फ्रीक्वेंटली शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, यानी ज़्यादा बारिश भी ना हो लेकिन बारिश परमानेंट होती रहे, थोड़ी 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 थोड़ी। ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, ठीक है। तो समझ में आई, शॉवर जैसा होता है, मतलब जैसे पानी की हल्की हल्की बौछारें जैसा, इस तरीके का मौसम हो कि वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती रहती हो।
टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। जो टी की इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। लेबर इंटेंसिव का क्या मीनिंग होता है, यानी कि उसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर्स एबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर्स। बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं टी की जो प्लांटेशन होता है उसमें। और चीप, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा खरीदोगे, मतलब महंगे लेबर होगी, तो फिर जो चाय है वो भी महंगी हो जाएगी ना, तो इसलिए प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए चीप लेबर की चाहिए ज़रूरत होती है, स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है, यानी जो काम जानता हो, केवल उन्हीं की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है यहाँ पर। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। जो टी है वो उसको प्रोसेसिंग भी उसकी टी गार्डन्स में ही होती है, जहाँ पर चाय के बागान होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग भी होती है, वहीं पर उसके मतलब प्लांट लगा दिया जाता है वहीं पर, क्योंकि ताकि जो फ्रेशनेस है, अगर कहीं दूर किसी एरिया में, जैसे मतलब फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर कहीं एरिया में उसका प्लांट अगर लगाया गया है जहाँ पर उसे प्रोसेसिंग करके चाय पत्ती बनाई जाती है, चाय के जो दाने हैं वो बनाए जाते हैं, अगर उसको दूर, वो कहीं दूर होगा अगर उसका प्लांट, तो क्या होगा, जो फ्रेशनेस है लीव्स की वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो फ्रेशनेस है उसको बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं ये लोग, टी गार्डन में ही प्लांटेशन यानी प्लांट लगा लेते हैं बड़ा बड़ा, जो कि प्रोसेसिंग करके सीधा टी गार्डन से ही मार्केट में चाय पत्ती बन बन के चली जाती है। तो कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं यहाँ पर, तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, याद रख लेना, आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, कुछ हिमाचल प्रदेश में भी उगाई जाती है, उत्तराखंड में भी, मेघालय में भी, आंध्र प्रदेश में भी, त्रिपुरा में भी। ठीक है, ये भी हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अब बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी का नाम सुनते ही तुम्हें एक नाम याद रख लेना है हमेशा के लिए, वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। तो इम्पॉर्टेंस, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो इंडिया की जो कॉफ़ी होती है वो गुड क्वालिटी के लिए पूरी वर्ल्ड में फेमस है। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमीन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक है, तो जो ये अरेबिका जो वैरायटी है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है, ये यामीन से लाई गई थी। ठीक है, और आज की डेट में यही इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, ग्रो की जाती है। ठीक है, दिस वैरायटी इज़ इन अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि क्वालिटी कैसी है, गुड क्वालिटी कॉफ़ी हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, कौन कौन से प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था, कर्नाटका इज़ द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी, और उसके जो आसपास वाले 2-3 राज्य हैं, केरला और तमिलनाडु, वहाँ पर भी कॉफ़ी को उगाया जाता है। ठीक है, ये कॉफ़ी का जो कल्टीवेशन था ये स्टार्ट हुआ था बाबा बुदान हिल्स से। ठीक है, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, कर्नाटका में, और आज की डेट में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास जो है इसको उगाया जाता है कॉफ़ी को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है यहाँ पर कॉफ़ी की। पहले पत्तियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद मील में इसे ले जाया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके दाने जो हैं वो कॉफ़ी की बीन्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, सुखाए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिलते हैं, कॉफ़ी बनती है। लास्ट है हमारा फूड ग्रेन्स की कैटेगरी के अंदर, फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स की कैटेगरी के अंदर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब होता है गार्डनिंग। ठीक है, गार्डनिंग करना। तो हॉर्टिकल्चर मीन्स द ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डील्स विद गार्डन क्रॉप्स। तो गार्डन क्रॉप्स से रिलेटेड है ये। गार्डन क्रॉप्स का मतलब होता है यानी कि बाग जैसा। ठीक है, तो बाग जैसा कुछ जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स उगाने के लिए, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के लिए यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इंडिया इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट फ्रूट्स को भी, दोनों को उगाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल भी फ्रूट्स को भी उगाता है और टेम्परेट फ्रूट्स को भी उगाता है।
In 2016, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. तो चाइना के बाद सेकंड नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए. इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रांजल और पोटैटो. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रांजल एंड पोटैटो. तो ये देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, तुम्हारे लिए काम भी है याद करना कि क्या क्या नाम है और किसको क्या बोला जाता है. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की कि कौन सा फ्रूट कहाँ पर उगाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है. बेसिकली प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ पर है. मैंगो का जैसे उत्तर प्रदेश तुम जानते ही हो कि हमारे यहाँ पर मैंगो बहुत उगाया जाता है. वेस्ट बंगाल में, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ठीक है, तो यहाँ से ऐसे याद कर लेना, कम से कम 2 स्टेट्स तुम्हें याद होने चाहिए सबके. मैंगो का उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ऑरेंज बहुत फेमस है नागपुर और चेरापूंजी इन मेघालय. चेरापूंजी भी क्यों फेमस है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी में. ठीक है, तो ऑरेंजेस कहाँ के फेमस हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र और चेरापूंजी इन मेघालय. बनाना केरला के बहुत फेमस हैं, तो बनाना जो है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. तो केरला से तुम ऐसे 3 तो याद कर लोगे. देखो केरला का पास पड़ोसी होता है तमिलनाडु और फिर उसका उसी के आसपास साउथ में ही है महाराष्ट्र, और एक और याद करना है तुम्हें मिजोरम. लीची एंड गुआवा, तो लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार. ठीक है, गुआवा तुम्हें पता ही है, यहाँ पर अमरूद जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. पाइनएप्पल का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, याद कर लेना, मेघालय. ठीक है, उसके बाद ग्रेप्स हैं हमारे साउथ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र. ठीक है, आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था तेलंगाना और महाराष्ट्र. एप्पल तो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में एप्पल, पियर्स यानी नाशपाती, एप्रिकॉट यानी खुबानी और वॉलनट यानी अखरोट पाए जाते हैं. ठीक है, तो ये है नाशपाती, ये तुम्हारा एप्रिकॉट, खुबानी और ये है तुम्हारे वॉलनट्स. ठीक है, यानी कि अखरोट. तो ये थे हमारी मेजर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ठीक है, तो आज हमारी फूड क्रॉप्स और अदर ग्रेन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं. अब हम कल जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में समझेंगे. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.